हेलो एवरीवन, आई एम रमाकांत शर्मा और एमएडी फाउंडेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जेनेटिक्स का नेक्स्ट 5 पार्ट स्टार्ट करेंगे, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करो उस चीज़ से। जितना ज़्यादा आप ऐड करोगे उतना ही आपका भी प्रॉफिट है, अच्छा नॉलेज आपको मिल रहा है। तो आई विश कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे ऐड करेंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी ऐड करो, तो हम क्लास स्टार्ट करें फिर, ठीक है। ऐड करो, फटाफट ऐड करो, सब लोग जल्दी से शेयर करो। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास, ज़्यादा डिले नहीं करते। और लास्ट जो हमारी क्लास थी उस क्लास में हमारे चल रहे थे वीडियोस अबाउट कुछ टर्मिनोलॉजी ली थी, शब्दावलियाँ ली थी। और उन शब्दावलियों के साथ साथ हमने जो लास्ट हमारी क्लास थी उस क्लास तक हमने एक एकल संकर संकरण वो भी समझा था। उसमें जीआर जीनोटाइपिक रेशियो मतलब जीन प्रारूप और पीआर मतलब फिनोटाइपिक रेशियो मतलब लक्षण प्रारूप कैसे निकालते हैं वो भी सीखा था। इसके साथ मैंने आपको बताया था कि टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है। व्युत्क्रम संकरण, बाह्य संकरण, परीक्षण संकरण और तो ये जो संकरण है इन संकरणों को हम लेंगे इस क्लास में, ठीक है, जितना हो सकेगा। बट मैक्स पॉसिबिलिटी हम स्टार्ट करेंगे इस क्लास के लिए नियम के साथ, जो मेंडल के 3 नियम हैं। मेंडल ने जिन 3 नियमों का प्रतिपादन किया था और जिनकी खोज सन 1900 में कॉलकॉरेंस, पुनः खोज सन 1900 में कॉलकॉरेंस, टी शारमैक और ह्यूगो डेविस के द्वारा की गई। उन 3 नियमों में जो पहला नियम आएगा वो पहला नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम ये रहेगा हमारा जेनेटिक्स का जो आज का पार्ट है उसका फर्स्ट पॉइंट, प्रभाविता का नियम। इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस या फिर प्रभाविता का नियम, ठीक। अब ये नियम क्या है, क्या कहता है, इसमें मेंडल ने क्या बताया। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्टली बताया था कि मेंडल 2 प्रकार के लक्षण बताता है। शब्दावली जब हम पढ़ रहे थे तो हमने लक्षण पढ़े थे और लक्षण में हमने 2 चीजें पढ़ी थी, एक प्रभावी लक्षण डोमिनेंट कैरेक्टर और एक अप्रभावी लक्षण। वे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाएंगे उन लक्षणों को कहा जाएगा प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दिखाते उन लक्षणों को कहा जाता है अप्रभावी लक्षण। ये जो प्रभाविता का नियम है यह इन्हीं लक्षणों के बारे में बात करता है। मतलब प्रभाविता के नियम में हम 2 चीजें लेंगे, एक लेंगे प्रभावी लक्षण के बारे में और एक लेंगे अप्रभावी लक्षण के बारे में। मतलब यह प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के बारे में बात करता है, ठीक है। तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है? प्रभाविता का नियम कहता है कि जब शुद्ध लक्षण वाले जनकों के मध्य, जब शुद्ध लक्षण वाले जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है, जब शुद्ध लक्षण वाले जनकों के मध्य क्या करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है, तो उत्पन्न होने वाली प्रथम पीढ़ी में, जो प्रथम पीढ़ी उत्पन्न होगी उस प्रथम पीढ़ी में कुछ लक्षण ऐसे होंगे जो अपना प्रभाव दर्शाएंगे। कुछ लक्षण ऐसे होंगे जिनके द्वारा अपना प्रभाव दर्शाया जाएगा और कुछ लक्षण ऐसे होंगे जिनके द्वारा प्रभाव नहीं दर्शाया जाएगा, ठीक है। जब शुद्ध लक्षण वाले जनकों के मध्य संकरण, जैसे 2 जनक हम लेंगे और दोनों के लक्षण कैसे हैं, शुद्ध हैं, तो जब शुद्ध लक्षण वाले जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो उत्पन्न होने वाली जो प्रथम पीढ़ी होगी F1 पीढ़ी होगी, उस F1 पीढ़ी में कुछ लक्षण ऐसे होंगे जो अपना प्रभाव दिखाएंगे, दर्शाएंगे।
और कुछ लक्षण ऐसे होंगे जो अपना प्रभाव नहीं दर्शाएंगे। जो लक्षण अपना प्रभाव दर्शाएंगे ऐसे लक्षणों को प्रभावी लक्षण कहा जाएगा, और जो लक्षण अपना प्रभाव नहीं दर्शाएंगे ऐसे लक्षणों को अप्रभावी लक्षण कहा जाएगा। ठीक है, जो लक्षण अपना प्रभाव दिखाएंगे उन लक्षणों को प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे उन लक्षणों को अप्रभावी लक्षण कहा जाएगा। प्रभावी लक्षणों को डोमिनेंट कैरेक्टर और अप्रभावी लक्षणों को रेसेसिव कैरेक्टर कहा जाता है। क्लियर? तो यहां हमारे पास प्रभाविता के नियम की डेफिनेशन क्या है कि जब शुद्ध लक्षण वाले जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो उत्पन्न होने वाली प्रथम पीढ़ी में कुछ लक्षण अपना प्रभाव दिखाते हैं जिन्हें प्रभावी लक्षण कहा जाता है, कुछ लक्षण अपना प्रभाव नहीं दिखाते जिन्हें अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। ठीक है, इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। मतलब जो लक्षण F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाएंगे उन्हें प्रभावी लक्षण कहा जाएगा। तो प्रभाविता के नियम के अनुसार शुद्ध लक्षण वाले जनकों के मध्य संकरण करवाने पर जो लक्षण अपना प्रभाव F1 पीढ़ी में दर्शाते हैं उन लक्षणों को प्रभावी लक्षण कहा जाता है, और इसी नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, प्रभाविता मतलब है प्रभाव दिखाने वाले लक्षण। तो जो लक्षण अपना प्रभाव दिखा रहे हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के लिए क्रॉस करते हैं। जैसे हमने लिया जनक के रूप में शुद्ध लंबे पौधे, और दूसरी तरफ जनक के रूप में हमने लिया शुद्ध बोने पौधे। ठीक है, दो जनक ले लिया हमने, एक लिया हमने शुद्ध लंबे और एक लिया हमने शुद्ध बोने। तो शुद्ध लक्षण वाले जनक हो गए। इनके मध्य हम क्या करवा रहे हैं? संकरण करवा रहे हैं। संकरण करवाएंगे तो जो पहली पीढ़ी उत्पन्न होगी, F1 जो पीढ़ी बनेगी, इस F1 पीढ़ी के अंदर इन दोनों जनकों का कोई एक ऐसा लक्षण होगा, या तो लंबेपन का या बोनेपन का, जो F1 पीढ़ी के संतान में अपना प्रभाव दिखाएगा। जैसे मान लीजिए शुद्ध लंबे है, शुद्ध लंबे का क्रॉस हुआ शुद्ध बोने के साथ, क्या करवाया? संकरण करवाया, मतलब क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के बाद क्या होगा कि इनमें से एक लक्षण ऐसा होगा जो इस F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाएगा। हमें पता है ये F1 पीढ़ी कैसी है? लंबी है, मतलब इसके पौधे कैसे होंगे? संकर लंबे। इसका मतलब लंबेपन ने F1 पीढ़ी में अपना क्या दिखाया? प्रभाव दिखाया, जबकि बोनेपन ने अपना प्रभाव नहीं दिखाया। चूंकि लंबेपन ने अपना प्रभाव दिखाया, इसलिए इस लक्षण को प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट कैरेक्टर कहा जाएगा, जबकि बोनापन अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा है F1 पीढ़ी में। भाई सारे के सारे पौधे, 4 पौधे मैंने बताया था, 4 पौधे हैं यहाँ पे, लेकिन सारे सेम है इसलिए एक ही लिखा है दर्शाने के लिए। तो यहाँ सारे के सारे पौधे लंबे हैं, बोना एक भी नहीं है, इसीलिए यह अप्रभावी लक्षण हो जाएगा। और चूंकि लंबा पर अपना प्रभाव दिखा रहा है, सो ये क्या हो जाएगा? प्रभावी लक्षण, डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, इसे कहा जाता है प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है? प्रभाविता का नियम कहता है कि जब शुद्ध लक्षण वाले जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है, शुद्ध लक्षण वाले जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है, तो कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो अपना प्रभाव दिखा देते हैं उत्पन्न होने वाली प्रथम पीढ़ी में, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रभाव नहीं दिखा पाते। जो लक्षण अपना प्रभाव दर्शा देते हैं या दिखा देते हैं उन लक्षणों को प्रभावी लक्षण कहा जाएगा, और जो लक्षण अपना प्रभाव नहीं दिखाते उन लक्षणों को अप्रभावी लक्षण कहा जाएगा। ठीक है, यह है आपका पहला नियम। कौन सा? प्रभाविता का नियम। अब चूंकि ये नियम हो चुका है तो इस नियम से संबंधित 2 अपवाद हैं। भाई नॉर्मली क्या है कि लक्षणों का अपना प्रभाव दिखाना होगा तो प्रभावी लक्षण है, और लक्षण अगर अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे तो अप्रभावी लक्षण। तो ये नियम हो गया प्रभाविता का नियम। लेकिन इस प्रभाविता के नियम के भी कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। तो हम बात करते हैं अब प्रभाविता के नियम की अपवाद की। नियम मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है, और नियम समझाने के बाद अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस की या फिर अपवादों की, कि प्रभाविता के नियम के क्या अपवाद हो सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं प्रभाविता के नियम के अपवादों की। तो प्रभाविता के नियम के कितने अपवाद हो सकते हैं? प्रभाविता के नियम के हो सकते हैं कितने अपवाद? 2 अपवाद।
ठीक है, कितने एक्सेप्शन हो सकते हैं? 2। फर्स्ट, अपूर्ण प्रभाविता। फर्स्ट कौन सा है? अपूर्ण प्रभाविता। और सेकंड वाला कौन सा है? सह प्रभाविता। ये 2 एक्सेप्शन हैं किसके? लॉ ऑफ डोमिनेंस के। पहला अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा सह प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता को इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जबकि सह प्रभाविता को कहा जाता है कोडोमिनेंस। क्या कहा जाता है? कोडोमिनेंस। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 2 चीजें आ चुकी हैं, एक अपूर्ण प्रभाविता और एक सह प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता भी किसका एक्सेप्शन है? प्रभाविता के नियम का। और सह प्रभाविता भी प्रभाविता के नियम का क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद। ठीक, तो फर्स्टली हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की या फिर अपूर्ण प्रभाविता की। अगर हम बात करते हैं अपूर्ण प्रभाविता, तो देखिए सबसे पहले अपूर्ण प्रभाविता का एक और नाम है क्या? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग आनुवंशिकी कह दीजिए इसे, या ब्लेंडिंग प्रभाविता कह दीजिए, इसका एक और नाम है। मतलब इसे ब्लेंडिंग भी कहा जाता है, ब्लेंडिंग या मिक्सिंग कहा जाता है इसको। किसको? अपूर्ण प्रभाविता को क्या कहा जाता है? ब्लेंडिंग कहा जाता है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई? इसकी खोज सर्वप्रथम कॉल्ड कॉरेंस के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? कॉल्ड कॉरेंस के द्वारा। कॉल्ड कॉरेंस ने मिराबिलस जलापा, मैंने पहले भी इंपॉर्टेंट बताया था इसे, कि कॉल्ड कॉरेंस ने मिराबिलस जलापा नामक पौधे पर प्रयोग करते हुए अपूर्ण प्रभाविता की क्या की है? खोज की है। ठीक है, तो अपूर्ण प्रभाविता का अन्य नाम क्या है? ब्लेंडिंग। इसकी खोज का श्रेय कॉल्ड कॉरेंस को दिया जाता है। इन्होंने मिराबिलस जलापा नामक पौधे पर प्रयोग करते हुए इस अपूर्ण प्रभाविता की क्या की है? खोज। मिराबिलस जलापा का एक और नाम है 4 o'clock प्लांट। ठीक है, इसे वो क्या कहा जाता है? 4 o'clock प्लांट कहा जाता है। इसे मिराबिलस जलापा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अपवाद की। अपवाद में पहला लिया है हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता। अन्य नाम क्या है इसका? ब्लेंडिंग। और खोज किसने की है? कॉल्ड कॉरेंस ने। किस प्लांट पर की है? मिराबिलस जलापा या 4 o'clock प्लांट। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की या फिर परिभाषा की, कि परिभाषा क्या है। तो देखिए, पहली बात तो आपको ध्यान रखनी की क्या चीजें हैं? ये अपवाद है किसका? प्रभाविता के नियम का। मतलब प्रभाविता का नियम कहता है कि उत्पन्न होने वाली प्रथम पीढ़ी में कोई एक लक्षण अपना प्रभाव दर्शाएगा, दिखाएगा। ठीक है, जबकि अपूर्ण प्रभाविता क्या कहती है? अपूर्ण प्रभाविता कहती है कि जब शुद्ध लक्षण वाले जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है। ठीक है, शुद्ध लक्षण वाले जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास शुद्ध लक्षण वाले जनक आ गए, जैसे हमारे पास मिराबिलस जलापा है। जैसे मान लीजिए इसका एक फ्लावर लिया जिसका कलर कैसा है? रेड। ठीक, कैसा कलर है? रेड। एक और पादप लिया जिसका फ्लावर का कलर कैसा है? व्हाइट। शुद्ध लक्षण वाले जनक है। ठीक है, अब शुद्ध जनक लक्षण वाले जनकों के मध्य संकरण जब करवाएंगे तो कौन सी पीढ़ी आएगी? जब इनके बीच में हमने क्या करवाया? क्रॉस करवाया, संकरण करवाया, तो यहाँ पर कौन सी पीढ़ी आएगी? F1 पीढ़ी आएगी, फर्स्ट पीढ़ी आएगी, प्रथम पीढ़ी आएगी, फर्स्ट फीलियल आएगी। तो ये जो प्रथम पीढ़ी आएगी इसमें या तो ये वाला लक्षण अपना प्रभाव दिखाएगा या फिर ये वाला लक्षण अपना प्रभाव दिखाएगा। कोई ना कोई एक लक्षण अपना क्या दिखाएगा? प्रभाव दिखाएगा। ये है प्रभाविता के नियम के अनुसार। लेकिन ये क्या पढ़ रहे हैं? अपूर्ण प्रभाविता। मतलब प्रभाव तो होगा लेकिन कैसा होगा? अपूर्ण होगा। ठीक है, मतलब क्या है वो देखना। दिखाना चाहिए था कौन सा प्रभाव? रेड वाले का। मतलब जो पहली पीढ़ी उत्पन्न हो रही है इसमें हाइब्रिड तो है, संकर पौधे तो हैं, लेकिन क्योंकि संकर क्यों है बता चुका पहले, दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है, विषम युग्मजीय अवस्था है, हेटेरोजाइगस स्टेट है, इसलिए संकर तो है लेकिन होने कैसे चाहिए थे? प्रभाविता के नियम के अनुसार
रेड होनी चाहिए थी, हाइब्रिड रेड, संकर लाल पुष्प होने चाहिए थे प्रभाविता के नियम के अनुसार। लेकिन ना तो यहां पर ये लाल पूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखाता है, ना ही सफेद पूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखा पाता है। मतलब है लाल जो है वो पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता, इस कारण व्हाइट जो है सफेद जो है उसकी इसमें मिक्सिंग हो जाती है, ब्लेंडिंग हो जाती है। ब्लेंड करना, मिक्स करना, उसमें मिक्सिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उत्पन्न होने वाली प्रथम पीढ़ी के पुष्प कैसे होते हैं? पिंक कलर के, गुलाबी रंग के। कैसे होंगे? पिंक कलर के या फिर गुलाबी रंग के। होने चाहिए थे लाल, हुए कैसे? पिंक। कैसी होगी? अपूर्ण प्रभाविता। अब परिभाषा सुनिए, जब शुद्ध लक्षणों के मध्य संकरण करवाया जाता है, शुद्ध लक्षण वाले जनकों के मध्य जब संकरण करवाया जाता है तो उत्पन्न होने वाली प्रथम पीढ़ी में या तो प्रभावी लक्षण आना चाहिए था या अप्रभावी लक्षण आना चाहिए था। किंतु यदि प्रभावी लक्षण पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता तो इनमें लक्षणों की मिक्सिंग हो जाती है। मतलब प्रभावी लक्षण, अप्रभावी तो अपना प्रभाव वैसे भी नहीं दिखाता। कौन दिखाता प्रभाव? प्रभावी वाला अपना प्रभाव यहाँ पर दिखाता, लेकिन प्रभावी वाला पूर्ण रूप से अपना प्रभाव यहाँ पर नहीं दिखा पा रहा, इसलिए लक्षणों की क्या हो गई? मिक्सिंग हो गई। मिक्सिंग होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण मतलब इनकम्प्लीट, पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा प्रभावी लक्षण। जब प्रभावी लक्षण पूर्ण रूप से अपना प्रभाव F1 पीढ़ी में नहीं दर्शाता तो इसे ही क्या कहा जाता है? अपूर्ण प्रभाविता। क्या कहा जाएगा इसे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर अपूर्ण प्रभाविता। यह है आपकी अपूर्ण प्रभाविता और यह है आपका अपूर्ण प्रभाविता के लिए क्रॉस। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हम इससे F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे तो उस F2 पीढ़ी में किस प्रकार की वैल्यू या रेशो हमें मिलेगा वो इंपॉर्टेंट, एग्जाम में वो पूछा जाता है। ठीक है, यहां तक इंपॉर्टेंट क्या है? एक अन्य नाम क्या है? खोज किसने की, किस पर की और प्रथम पीढ़ी में किस प्रकार के पुष्प प्राप्त हुए। ठीक है, यहां तक की चीज तो ये होगी। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मान लीजिए आपने क्रॉस कर दिया, ठीक है, हटा देता हूं। अपवाद पहला अपूर्ण प्रभाविता चल रहा है हमारा। अपूर्ण प्रभाविता का अन्य नाम ब्लेंडिंग है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता चल रहा है प्रभाविता के नियम में। खोज किसने की? कॉलकोरेंस ने। किस पर? मिराबिलस जलापा या फोरोक्लोप्लांट पर। परिभाषा में बता चुका कि जब उत्पन्न होने वाली प्रथम पीढ़ी में जब प्रभावी लक्षण पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता तो लक्षणों के मिक्सिंग के कारण, लक्षणों के मिश्रण के कारण प्रथम पीढ़ी के अंदर मिला जुला रूप मिलता है प्रभावी लक्षण का। ठीक है, यानी कि जब प्रभावी लक्षण पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता तो इसे हम अपूर्ण प्रभाविता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रभाविता में प्रभाविता के नियम का प्रथम अपवाद। कौन सा? अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, अब अपूर्ण प्रभाविता के लिए हमने क्रॉस किया कौन सा वाला? हमने लिया कैपिटल आर, सही है। फ्लावर कैसे है? रेड। एक और हमने लिया स्मॉल आर आर, फ्लावर कैसे है इसके? व्हाइट। ठीक है, एग्जांपल में लिया था हमने ये क्रॉस और इनमें हमने क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। इनके बीच हमने क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने के बाद जो F1 पीढ़ी आपको मिलेगी, इस F1 पीढ़ी में कैसे पादप प्राप्त होंगे? कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब ये जो कैपिटल आर और स्मॉल आर आपको मिले हैं, ये कैपिटल आर स्मॉल आर किस कलर के फ्लावर होंगे? पिंक कलर के। ये भी मैंने आपको बता दिया। क्यों? किसका उदाहरण है? अपूर्ण प्रभाविता का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इसलिए F1 पीढ़ी में फ्लावर कैसे होंगे? यहाँ पर पिंक कलर के। ठीक, अब आपको क्या करना है? अब आपको ये जो F1 पीढ़ी मिली है, इस F1 पीढ़ी में करना है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या करना है? सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि स्वपरागण। स्वपरागण करने के बाद आपको कौन सी पीढ़ी मिलेगी? आपको मिलेगी F2 पीढ़ी। ठीक है, स्वपरागण मैंने कल समझाया था आपको बहुत अच्छे से कि स्वपरागण कैसे किया जाता है। स्वपरागण से कौन सी पीढ़ी मिलती है? F2 पीढ़ी। अब इस F2 पीढ़ी का PR क्या होगा? PR मतलब फिनोटाइपिक रेशियो, मतलब लक्षण प्रारूप क्या होगा? ठीक है, इसके अलावा इसी F2 पीढ़ी का आपको GR निकालना है, मतलब जीनोटाइपिक रेशियो, मतलब जीन प्रारूप। ये दोनों प्रारूप आपको अभी निकालने हैं। ठीक है,
तो फटाफट स्टार्ट कीजिए। F1PD में स्वयं परागण करवाइए और F1PD में स्वयं परागण से जो F2PD बनेगी उस F2PD का लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप बताइए। ठीक है, स्टार्ट कीजिए फटाफट। मुझे लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप चाहिए F2PD का। किसके लिए? अपूर्ण प्रभाविता के लिए। इसमें कुछ अलग नहीं है, सेम ही है, वही पन्नेट जो स्क्वायर है उसी का यूज करते हुए आप इसका PR और GR कैलकुलेट करेंगे। पहले तो F2PD निकालो स्वयं परागण करा के। जो R कैपिटल और स्मॉल r है इसमें स्वयं परागण करवाना है, मतलब इसका क्रॉस इसी से करवाना है। कौन सी पीडी आ जाएगी आपके पास? F2PD आ जाएगी। और इस F2PD में अब आपको लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप प्राप्त करने हैं। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी बेटर है। साथ के साथ लाइक करते चलो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आई होप कि यहाँ पर कोई समस्या नहीं आ रही होगी अभी तक। F2PD का आपको PR और GR निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? PR और GR, फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, निकला? चलो निकालते। हमने ले ली F1PD तक। F1PD में हमें क्या करवाना है? स्वयं परागण। ठीक है, क्या करवाना है? स्वयं परागण। किसमें? F1PD में। मैंने पहले भी बताया था कि F1PD में सेल्फ पॉलिनेशन या स्वयं परागण का मीन क्या है? उसी का क्रॉस, जो जनक है उसी का क्रॉस उसी के साथ करना। ठीक है, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? पन्नेट स्क्वायर बनाना, चेकरबोर्ड मेथड। एक तरफ हमने ये लिखा है, ठीक है, दूसरी तरफ हमने सेम लिखा है, कोई चेंजेस नहीं किया। ब्लॉक्स में से डिवाइड कर दिया, जितने कैरेक्टर्स हैं उसके बेसिस पे ब्लॉक बना दिए। ये वाला क्रॉस होगा इसके साथ क्या बनेगा? कैपिटल R। ये वाला क्रॉस होगा इसके साथ क्या बनेगा? कैपिटल R स्मॉल r। ये वाला क्रॉस इसके साथ पहले कैपिटल R, उसके बाद स्मॉल r, उसके बाद ये वाला क्रॉस इसके साथ स्मॉल r स्मॉल r। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। 4 आपको ऑफस्प्रिंग मिल गए हैं, 4 संततियां आपको मिल चुकी हैं, जिसमें पहली संतति है आपकी कैपिटल R, दूसरी है कैपिटल R स्मॉल r, तीसरी कैपिटल R स्मॉल r और चौथी स्मॉल r। 4 संततियां। ठीक है, अब आपको इन संततियों के पहले नाम बताने हैं कि भाई कौन सी संतति कैसी है। मतलब यहाँ पर ये पुष्प है भाई, सारे के सारे यहाँ पर लक्षण जो ले रहे हैं पुष्प के रंग के लक्षण ले रहे हैं कि पुष्प का रंग कैसा है? लाल, पुष्प का रंग सफेद, पुष्प का रंग यहाँ पर F1 जनरेशन में कैसा आ चुका है? पिंक आ चुका है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 3 डिफरेंट कलर के क्या हैं? फ्लावर है। अब आपको F2PD में जो 4 मिली हैं ऑफस्प्रिंग या संततियां, उनमें आपको ये बताना है कि इनमें किस प्रकार के फ्लावर हैं। ठीक है, आई होप कि आपने सही किया होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने यहाँ पर गलत भी किया होगा। देखिए, जो पहली ऑफस्प्रिंग है इसमें फ्लावर का कलर कैसा होगा? रेड। मैंने रेड क्यों लिखा? देखो कैपिटल R है, कैपिटल R है, और कैपिटल R किसको व्यक्त कर रहा है? रेड को। आ गया रेड? आगे देखो, कैपिटल R स्मॉल r, दिख रहा है? कैपिटल R स्मॉल r, और कैपिटल R और स्मॉल r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पिंक को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पिंक को। सो यहां पर ये दोनों के दोनों फ्लावर कैसे आ जाएंगे? पिंक। कैसे आ जाएंगे? पिंक। ठीक है, उसके बाद आ जाओ लास्ट स्मॉल r, और स्मॉल r पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सफेद को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हम यहां राइट कर देंगे व्हाइट। तो F2 जो जनरेशन है, इस F2 जनरेशन में आपको जो 4 ऑफस्प्रिंग मिली हैं उनमें डिफरेंट कलर के फ्लावर है। पहले में रेड है, बाकी 2 में पिंक है, लास्ट जो 4th वाला है उसके अंदर व्हाइट कलर के फ्लावर है। ठीक, अब आपको इसका क्या निकालना है? GR और PR। PR मतलब है लक्षण प्रारूप और GR मतलब है जीन प्रारूप। ये 2 आपको इसके निकालना है। ठीक है, ये भी आपने निकाल लिए होंगे। अब आपने PR क्या निकाला?
होगा 3:1। बहुत से स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पीआर क्या निकाला होगा 3:1। आपने कहा होगा कि सर दिखने में तो सारे एक जैसे ही दिखेंगे। मैंने पहले ही नीचे लिख दिया है कि दिखने में भी डिफर दिख रहे हैं। भाई 4 अलग अलग आपको पौधे दिख रहे हैं जिन पर चारों अलग अलग पौधों पर कुछ फ्लावर है। पहले वाले जो पौधा है उस पर फ्लावर का कलर कैसा है, रेड। दूसरा वाला जो पौधा है उस पर फ्लावर का कलर कैसा है, पिंक। तीसरे वाले पौधे पर भी फ्लावर का कलर कैसा है, पिंक। और लास्ट वाला जो पौधा है उस पर फ्लावर का कलर कैसा है, व्हाइट। इसका मतलब अब देखना, देखने पर कैसा फिनोटाइपिक रेशियो मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाह्य लक्षण, बाहर से देखने पर कैसा दिखाई दे रहा है। तो बाहर से अगर इस पौधे को आप देखोगे तो फ्लावर कैसा दिखाई दे रहा है, रेड। मतलब एक तो आपको दिखाई दिया रेड, दूसरे को देखो कैसा दिख रहा है, पिंक, ठीक है। तीसरे को देखो कैसा दिख रहा है, पिंक। मतलब दो ऐसे हैं जो आपको कैसे दिख रहे हैं, पिंक। और लास्ट वाला एक आपको कैसा दिख रहा है, व्हाइट। बात समझ में आई? तो यहां पर लक्षण प्रारूप क्या बना, 1:2:1, 1:2:1। ये है इसका लक्षण प्रारूप। किसके आधार पर, बाह्य आकारिकी के आधार पर। अब हम बात करते हैं इसके जीन प्रारूप की, ठीक है। तो जीन प्रारूप क्या होगा, इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, आंतरिक संरचना के बेसिस पे क्या होगा, इंटरनल अपीयरेंस के बेसिस पे क्या होगा। भाई इसको बाहर से देखा तो रेड, पिंक और व्हाइट दिखाई दे रहा है आपको। अंदर से देखोगे तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, शुद्ध लाल। भाई शुद्ध और शंकर दो शब्द यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कैसा दिखाई दिया, शुद्ध लाल। ये दो आपको क्या दिखाई देंगे, संकर गुलाबी, यानी कि हाइब्रिड पिंक दिखाई देंगे दोनों। ये शुद्ध है लाल, ये संकर पिंक है, और ये क्या है, शुद्ध व्हाइट। तो एक तो आपको प्योर रेड, दो आपको हाइब्रिड पिंक, और एक आपको दिखाई दे रहा है प्योर व्हाइट। तो यहां पर आपका जीन प्रारूप भी क्या आया, 1:2:1, ठीक है। ये आ गया आपके पास 1:2:1। तो अगर आपने बहुत अच्छे से इस चीज को पढ़ा है तो आपको एक चीज क्लियरिफाई हुई होगी कि जिस अपूर्ण प्रभाविता की हम बात कर रहे हैं उसमें पीआर और जीआर का मान एक दूसरे के क्या होता है, समान होता है। कितना होता है, 1:2:1, ठीक है। यह है आपकी अपूर्ण प्रभाविता जिसे मिराबिलस जलापा में देखा गया था। इसके अलावा एंडुलेशन जो मुर्गा है, एक मुर्गे का नाम है क्या, एंडुलेशन। इस मुर्गे में पंखों का रंग, एंडुलेशन मुर्गे में पंखों का जो रंग होता है वो भी अपूर्ण प्रभाविता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये होगी आपकी अपूर्ण प्रभाविता कंप्लीट। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अब सह प्रभाविता, ठीक। तो हमने प्रभाविता का नियम पढ़ा। प्रभाविता के नियम में हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ लिया, अपूर्ण प्रभाविता पूरी समझ ली। अपूर्ण प्रभाविता में जो F2PD है उस F2PD का हमने GR और PR भी निकाल लिया। और इसके बाद अब सेकंड जो एक्सेप्शन है, सेकंड जो अपवाद है वो बचा है हमारा सह प्रभाविता, ठीक है। तो सह प्रभाविता और इसके अलावा जो नेक्स्ट इसका लो है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स वाला, युग्मकों की शुद्धता का या सेग्रीगेशन मतलब पृथक्करण का जो नियम है सेकंड नंबर का, उसे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो आपका पहला नियम प्लस एक्सेप्शन नंबर फर्स्ट अपूर्ण प्रभाविता समाप्त हो चुकी है। तो प्रभाविता के नियम को हमने देख लिया है। प्रभाविता के नियम में पहला आ चुका है अपूर्ण प्रभाविता जो हमने समझ लिया है अपवादों में, और दूसरा जो अपवाद है प्रभाविता के नियम का वो है सह प्रभाविता, जिसे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, सब कुछ अच्छी लगी होगी क्लास। तो जितनी आपको क्लास अच्छी लगी उतने ही जल्दी से लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगली बार स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा होनी चाहिए, और आप लोगों के लाइक नहीं आ रहे, थोड़ा सा लाइक बढ़ाओ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।